हेलो एवरीवन। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। इससे पीछे के क्लास में हमने अर्थशास्त्र क्लास 10वीं का मैं अभी क्लास ले रहा हूं, तो इससे चैप्टर 1 और चैप्टर 2 इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के को हम करीब करीब पूरा पूरा कर चुके थे। आज का जो हमारा तीसरा नंबर चैप्टर है वो मुद्रा एवं साख को लेकर है। ये मुद्रा एवं साख कहो या मुद्रा एवं ऋण कहो, बात बराबर है, बराबर ही है। आज इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को एकदम से गर्दा गर्दा उड़ाएंगे। बारी बारी से हम क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। उससे पहले कि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? बताओ, आधुनिक मुद्रा का एक कौन सा इसमें स्वरूप है? सोना, चांदी, करेंसी, वस्तु विनिमय। अब कहोगे सर सोना से हम कोई चीज थोड़ी ना व्यापार उपार करते हैं या कोई चीज लेते हैं। आधुनिक मुद्रा इससे थोड़ी ना, चांदी से भी नहीं कहते कि भाई तू चांदी ले ले बदले में हमें ये दो। वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय क्या है आगे भी हम पढ़ेंगे। खैर हम अभी जो भी चीज लेना देना करते हैं आधुनिक मुद्रा का रूप है वो है करेंसी नोट। याद रहेगा? कहोगे हाँ सर याद रहेगा, और याद होना भी चाहिए करेंसी नोट। ठीक, आई होप कि आपको ये चीजें याद आई होगी, याद होगी। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? इससे पहले वाले चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया था कि भारत में वो क्या कहते हैं, बजट कौन पेश करता है। तो मैंने कहा था कि वित्त मंत्रालय का काम नहीं होता है, बल्कि कौन, वित्त मंत्रालय की जो मंत्री होती है, कौन, वित्त मंत्री, वो जारी करने का काम यहां है। हमें करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो करेंसी नोट भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, वित्त मंत्रालय। तो भारतीय स्टेट बैंक, ये दोनों बैंक है। मैंने इससे पीछे वाले चैप्टर में पढ़ा था कि भाई बैंकों का बैंक किसको कहा जाता था? कहोगे भारतीय रिजर्व बैंक को। तो करेंसी नोट जारी करने का भी काम उसी का होता है, भारतीय रिजर्व बैंक का। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। ये आपको याद होना चाहिए। हमारे देश के जितने भी बैंकों का संचालन यही बैंक करता है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी ऐसे कहे भारतीय रिजर्व बैंक, अंग्रेजी में कहूं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसी का काम है। यही ब्याज दर, ये सारी चीजों पर यही नियंत्रण करता है, और पैसे नोट भी यही जारी करता है। आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर होगी। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, अभी मैंने इससे पहले चैप्टर में आपसे चर्चा किया था कि ये वाली चीजें वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या तात्पर्य है। आप याद करो जब मैं आपको वो क्वेश्चंस जब एनसीईआरटी बुक्स पढ़ा रहा था उसमें ये चीज आया था और डिटेल में मैंने इसको समझा रखा था। खैर यहां भी समझते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या से क्या तात्पर्य है। तो वस्तुओं को पैसे से खरीदना, यह वस्तुओं को पैसे से खरीदने का मतलब कोई विनिमय प्रणाली हो ही नहीं सकता, वो होगा नहीं। वस्तुओं का वस्तुओं के साथ आदान प्रदान करना, क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके भुगतान करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। पर ये देखो ये तो होगा नहीं। ठीक, वस्तुओं को पैसे से खरीदने से कोई मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली से नहीं है। क्रेडिट कार्ड का यहां हम बात ही नहीं। क्रेडिट कार्ड एक होता है उधार कार्ड, यहां इसकी चर्चा नहीं। वस्तु विनिमय प्रणाली होता है माने वस्तुओं का वस्तुओं के साथ आदान प्रदान करना, मतलब बदले में हम ये चीज ले रहे हैं और बदले में, उसके बदले में तो मुझे वो दो दे। जो चीज आजकल हम पैसों से खरीद बिक्री करते हैं, पैसे से खरीदते हैं, पहले होता था कि बदले में हम तुमको ये चीज दे रहे हैं और बदले में, इसके बदले तुम हमें ये दे दो। मैं तुम्हें एक कलम देता हूं, तुम बदले में मेरे को कॉपी दे दो। अर्थात इसी को हम वस्तु विनिमय प्रणाली से समझ सकते हैं कि वस्तुओं का वस्तुओं के साथ आदान प्रदान करना, लेना देना। ठीक, क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, बैंक किस प्रकार की जमा स्वीकार करते हैं? भाई बैंकों में जो जमा होता है वो किस प्रकार का? चालू खाता, बचत खाता, सावधि खाता, सभी प्रकार के। आपको याद होना चाहिए कि कोई भी बैंक होगा, ठीक, वो बैंक में सेविंग अकाउंट्स, करेंट अकाउंट, वो क्या कहते हैं, बॉन्ड वगैरह वगैरह, टोटल सारी चीज होती है। तो हम कहेंगे सभी प्रकार के खाता को स्वीकार करती है और जमा स्वीकार करती है। ये याद रहेगा, कोई भी बैंक। ठीक है, उसमें आप करेंट अकाउंट खोला लो, सेविंग अकाउंट खोला लो, एफडी करो, जो करना है आपको वहां कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? तो अगर आपको पूछे कि बैंक किस प्रकार की जमा को स्वीकार करते, तो सभी प्रकार के खाता चालू करते तो सभी प्रकार के उसमें जमा भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है कि साख का अर्थ क्या है? मेरी जान, मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि साख का मतलब ही होता है, साख कहते कि साख लोगों का बेहतर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो आपको कभी भी ना कुछ चीज किसी से पैसे उधार लेने देने को, क्रेडिट को लेके ना सोचना पड़ेगा। अगर यही चीज आपका खराब हो गया तो समझो सब कुछ खराब हो गया। साख का अर्थ होता है मुद्रा, वस्तु विनिमय, ऋण का एक रूप। क्या कहोगे? ऋण। ऋण मतलब उधार का एक रूप है, उसी को हम लोग साख कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, जहां अगर आपको समझ में ना वहां मुझे बता तो मैं और
अच्छे तरीके से उसको समझाने की कोशिश करूंगा। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋण किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? अभी अभी मैंने बताया, ऋण, ऋण का मतलब होता है कर्जा, कर्जा का मतलब साख, जो भी कहना आप कह लो, कि ऋण किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो मेरी जान कहोगे सर बैंक भी कर्जा देता है जिसको ऋण कहते हैं, गोल्ड लोन, होम लोन, पर्सनल लोन, क्या कहते हैं उसको, प्रॉपर्टी, जो भी चीजें लोन देती है बैंक। साहूकार का मतलब महाजन, हम अपने आम तौर की भाषा में कहते हैं महाजन, साहू महाजन, ठीक। और सहकारी संस्थाएं, जितने भी प्राइवेट वगैरह वगैरह योजना, ये क्या कहते हैं, कमिटी वगैरह वगैरह सब है, वो संस्थाएं सब सहकारी, जो सेल्फ मतलब एडेड हो गवर्नमेंट से, नॉन एडेड हो या फिर प्राइवेट हो क्यों ना, वो सब भी लोन प्रदान करता है, उपरोक्त सभी। तो बैंक ऋण जो है इसमें से सभी देता है, बैंक भी देता है, साहूकार भी देता, और सरकारी संस्थाएं भी देती है, याद रहेगा। लेकिन एक बात समझो कि आज जो ये कर्जे देने का जो प्रणाली है ना, ये अभी का नहीं है भाई, बहुत प्राचीन समय से चला आ रहा है। ये नहीं कि आज ही कर्जा लोग लेता है और अब पूरी दुनिया और लगता है कि एक दूसरे से लेन देन करता है, कर्जे में है। हमारा देश भी खुद कर्जे में, तो हम कर्जे में क्यों ना रहे। हर आदमी करीब करीब कर्जे में है। गाड़ी खरीदता है, ईएमआई होता है, वो भी एक प्रकार का कर्जा है। घर बनाता है, होम लोन ले ले, वो भी एक प्रकार का कर्जा है। गाड़ी खरीदे, ईएमआई पे ले लो या गोल्ड ले लो, कुछ भी ले लो, हर चीज आपको जमीन पे भी ईएमआई पे उपलब्ध हो जाती है, तो वो एक प्रकार का कर्जा होता है। ये सारी चीजें हमको यहाँ से प्राप्त होता है। पहले होता था कि भाई साहूकार का अभी भी कर्जा काफी महंगा होता है, परसेंटेज दर उसके ज्यादा होते हैं, गरीब लोगों का शोषण किया जाता था। खैर, किया जाता था, अभी भी किया जा रहा है जहां किया जा रहा है, लेकिन वही तो है कि बुरे वक्त में आपका काम कराता है। बैंक तो बड़े बड़े लोगों को पैसा देगा, विजय माल्या, ललित मोदी, नीरव मोदी, और क्या कहते हैं, खैर ऐसे ढेर सारे नाम है, मैं किसका नाम लूं किसका नाम ना लूं। लेकिन साहूकार है आपके आस पड़ोस, आपके मोहल्ले में कोई ना कोई साहूकार जो पैसे का लेन देन करता है ब्याज पे, ठीक है। वो लोगों के कम से कम क्या होता है ना कि जरूरत पे काम आता है, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक। चलिए खैर आगे बढ़ते हम, अगला क्वेश्चन देखिए। कृषि क्षेत्र में किसानों के ऋण का मुख्य स्रोत कौन है? साहूकार, सरकारी बैंक, सहकारी बैंक और व्यापारी। आपको याद होना चाहिए, मैंने पढ़ाया था एक सावित्री नाम की औरत का कहानी, जो उस किताब में था कि वो अपने फसल बोने के लिए जब उसके पास पैसे नहीं होती तो कर्जे लेती है। तो कर्जे उसको मुख्य रूप से किससे? बैंक से, तो बहुत ही क्रिटिकल केस में मिलता और सबको उपलब्ध भी नहीं हो पाता। तो साहूकार कौन? साहूकार खेती करने के लिए पैसे लो, और खेती से जो अनाज होगा उन अनाज को बेच के फिर उस साहूकार के हम पैसे ब्याज सहित उसके मूलधन को वापस करने का काम करते हैं। तो मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में किसानों का ऋण का जो मुख्य स्रोत है वो साहूकार है। साहू महाजन है, अपने गांव मोहल्ले अड़ोस पड़ोस के धनी लोग जिसके पास पैसे हैं और वो पैसे का लेन देन करते हैं, मतलब मतलब क्या कहते हैं, ऋण देते हैं। समझ में आया? आइए अगला क्वेश्चन है कि बचत खातों पर ब्याज दर किस प्रकार की होती है? उच्च, निम्न, समान और बदलती रहती है। तो बचत खातों पर ब्याज दर होती है वो निम्न होती है, लेकिन ये सारी चीजें जो बैंक उपलब्ध कराती है नॉर्मली जनरल से हम सभी लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाती है, बहुत बेलने बेलने पड़ते हैं, फिर भी जाके आपके शायद कुछ काम हो जाए। खैर आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार की मुद्रा को मुद्रा का सरकार के आदेश पर मूल्य होता है? वस्तु मुद्रा, कागजी मुद्रा, इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा और डिजिटल मुद्रा। तो कहोगे कागजी मुद्रा सरकार के आदेश पर वो एक पैसे यानी मुद्रा के रूप में काम करता है। विनो, हम जानते हैं कि भारत में कागज पे ही ना नोट छपती, कागज ही ना एक प्रकार का नोट है, समझ में आया? तो वो सरकार का आदेश होता है, इसीलिए कागजी मुद्रा उसको कहते हैं। खैर उसी प्रकार के कागज को उसी का जिरोक्स करके दे दे तो संभव होगा नहीं, उस पर सरकार का आदेश नहीं होगा, इलीगल हो जाएगा। समझ में आया? तो ये कागजी मुद्रा को सरकार के आदेश पे काम करता है। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, अगला है कि बैंक लोगों की जमा राशि का एक हिस्सा उधार क्यों देते हैं? पहला, लाभ कमाने के लिए, सरकारी निर्देश पर, बचत को बढ़ावा देने के लिए और उपरोक्त सभी। आपको यहां समझना होगा कि बैंक लोगों की जमा, हम पैसे बैंक में जमा करेंगे या बहुत सारे लोगों के बैंक में पैसा जमा होते हैं, तो उस एक हिस्सा, उसमें से कुछ हिस्सा बैंक क्या करती है, लोगों को कर्ज के रूप में बांटती है, कर्ज के रूप में देती है और फिर उससे ब्याज से तो पैसे को उछलती है, ठीक। तो ये क्यों देती है? तो भाई सीधा सा मतलब है लाभ कमाने के लिए, और लाभ कमाने के लिए लोग क्या नहीं कर सकता है, तो बैंक आपको एक कर्जा भी नहीं दे सकता, देता और उससे वो पैसे कमाते हैं, ठीक। क्लियर है इतना चीज? अब बताओ किसी को इस चीजों में कोई यहां तक में कोई डाउट है? हम 10 क्वेश्चन अब तक कर चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो, लिखा हुआ है कि भारतीय मुद्रा
प्रणाली किस पर आधारित है? भाई अतः ये बताओ कि भारतीय मुद्रा प्रणाली किस पर आधारित है? स्वर्ण मानक, सोने का हम व्यापार थोड़ी ना करते पैसों को लेके। चांदी मानक, चांदी से थोड़ी ना कोई चीज को लेते होते हैं। कागजी मुद्रा, वस्तु विनिमय नहीं, कागजी मुद्रा, करेंसी नोट जिसको कहो कागजी मुद्रा, इसी से भारत का जो मुद्रा प्रणाली है इसी पर आधारित है। आई होप कि ये भी चीजें आपको समझ में आई होगी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे देखो। ऋण का ब्याज दर किसके द्वारा तय किया जाता है? मेरी जान, हमने बताया था कि ऋण का जब भी कोई काम होगा या पैसे का कोई भी जारी करने का कुछ भी दिशा निर्देश, तो वो सारी चीजें बैंकों का बैंक, रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम होता है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं, उम्मीद ही नहीं मुझे पूरा यकीन है कि ये चीजें यहां तक आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, स्वनिधि योजना ये किससे संबंधित है? देखो हमारे देश में ना योजनाएं बहुत चलती है, पर बहुत सारी योजनाएं सिर्फ पेपरों पर होती है और बहुत सारी योजनाएं गरीब लोगों तक पहुंचती है। मुद्रा योजना, कौन योजना, जनधन योजना, क्या कहते हैं, उज्ज्वला योजना, ढेर सारी योजनाओं के बारे में मैंने अभी तक जहां आपको पढ़ाया उसमें चर्चा किया। अभी आया स्वनिधि योजना, ये किससे संबंधित है? भाई कृषि ऋण, शहरी गरीबों के लिए ऋण, शिक्षा ऋण और ग्रामीण बैंकिंग। तो कुछ नहीं, स्वनिधि योजना होता है शहरी गरीबों के लिए ऋण, उसको स्वनिधि योजना कहते हैं। याद रहेगा, जो शहर में गरीब लोग हैं उसके लिए जो योजना चलाई गई उसको स्वनिधि योजना कहते हैं। आई होप कि ये चीजें भी आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था, हमारा जो इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, उसमें मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या होगा? व्यापार में सहूलियत प्रदान करना, संपत्ति का संग्रह, आर्थिक असमानता को बढ़ावा देना, केवल भुगतान का माध्यम। आप एक चीज समझ लो भाई कि कभी भी पैसे का भारतीय अर्थव्यवस्था में किसी एक खास व्यक्ति मतलब संपत्ति का संग्रह तो हम नहीं, आर्थिक असमानता को बढ़ाना देना यह भी मुद्रा का काम नहीं है, केवल भुगतान का माध्यम है, केवल लेन देने का नहीं, व्यापार में सहूलियत को प्रदान करना, यह भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्राथमिक कार्य है। यह प्राथमिक कार्य, यह नहीं कि मुद्रा का आपको संपत्ति संग्रह नहीं, वो भी होता है, लेकिन प्राथमिक कार्य मैंने पूछा, सवाल में दिया तो क्या कहोगे? व्यापार में सहूलियत प्रदान करना। ठीक, व्यापार में सहूलियत प्रदान करना। मैं ये समझ रहा हूं कि यहां तक आपको ये सारी चीजें समझ में आ गया होगा। देखो एग्जाम के ना नजदीक समय आ रहे हैं, तो उस पे आप लग के पढ़ो, मेहनत से पढ़ो, चीजों को देखो, जस्टिफाई करो, उस पर विशेष ध्यान दो, तब उस सारी चीजों को तुम आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, हमें अच्छे नंबर लाने के लिए हर विषय को बारीकी से पढ़ने की जरूरत पड़ती है। मैंने एक एक बारी बारी से चैप्टर करवा रहा हूं, ऑब्जेक्टिव, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन और बिहार बोर्ड में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को करेंगे बारी बारी से। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिए। अगला क्वेश्चन है कि बैंकों में जमा की गई राशि को क्या कहते हैं? भाई बैंक में जो जमा करोगे पैसे तो उधार थोड़ी ना होंगे, ऋण थोड़ी ना होंगे, जमा ही होगा, तो जमा ही कहोगे। ठीक है, समझ में आया, वो जमा ही होगा। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि बैंक ऋण देने के लिए किन शर्तों की आवश्यकता होती है? बैंक को मतलब बैंक ऋण देगा, उसके लिए किन शर्तों की आवश्यकता होती है? तो क्या कहोगे? बैंक ऋण देने के लिए किन शर्तों की आवश्यकता होती है? ब्याज दर, गारंटी, अवधि और उपरोक्त सभी। तो ये सारी चीजें जरूरत पड़ती है हमें बैंक से कर्ज लेने के लिए, बैंक हमें ऋण देगा या बैंक को ऋण देने के लिए इन सभी चीजों पे बात करनी होती है, इन सभी चीज, ये सारी चीजें लागू होती है। क्लियर है? कहोगे हाँ सर क्लियर है। चलो आओ, सूक्ष्म वित्त किसके लिए एक उदाहरण मतलब एक ऋण उपलब्ध कराता है? सूक्ष्म वित्त, सूक्ष्म का मतलब हो गया छोटा सा, किसके लिए ऋण उपलब्ध कराता है? बड़े उद्योग, छोटे उद्योग और गरीब लोग, केवल सरकारी परियोजना, केवल व्यापारिक क्षेत्र। तो भाई सूक्ष्म छोटा, तो कहोगे छोटे उद्योग और गरीब लोगों के लिए सूक्ष्म वित्त एक ऋण उपलब्ध कराने का कार्य करता है, मतलब कर्ज देने का, लोन देने का कार्य करता है। ठीक, आई होप कि ये भी चीजें आपको समझ में आई होगी, और अच्छे से चीजों को समझने का प्रयास करो। जहां अगर दिक्कत हो, जहां ना समझ में आ, तो वहां बोलो कि सर हमने इस चीजों को नहीं समझा। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, बैंकों का प्राथमिक कार्य क्या है? लोगों से पैसा जमा करना, ऋण देना, लाभ कमाना और उपरोक्त सभी। तो भाई ये सारी चीजें बैंक में होता है, बैंकों का प्राथमिक कार्य पूछ रहा है, तो बैंक में हम लोग कौन कौन काम करते हैं बताइए? तो कहोगे सर बैंक में तो हम सब काम करते हैं। कौन कौन काम करते हैं? लोगों बैंक में क्या होता है?
पैसे जमा भी होता है लोगों का, ऋण भी देता है बैंक, लाभ भी कमाता है और उपरोक्त सभी तो बैंक बैंकों का प्राथमिक कार्य बोले तो ये सभी इसका प्राथमिक कार्य ही है। समझ में आया? खैर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आओ। किस प्रकार की ऋण प्रणाली साहूकारों द्वारा दी जाती है? अब जो साहूकार होंगे वो आपको किस प्रकार के मतलब क्या कहते हैं पैसे देते हैं, किस प्रकार से ऋण प्रणाली साहूकारों द्वारा दी जाती है? तो पहला में है संस्थागत ऋण, अवैध ऋण और गैर संस्थागत ऋण। ये गैर संस्थागत होता है, कोई संस्था नहीं होता, उसके पास पैसे होता है और वो पैसे से पैसे कमाते हैं तो वो साहूकार आपको पैसे देते हैं। ठीक, तो याद रखना ये गैर संस्थागत ऋण होता है। अब अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन हमारे बोर्ड स्क्रीन पे है। आप देखो, किसी भी देश की मुद्रा का मूल्य उसके किसके आधार पर तय होता है? किसके आधार पर तय होता है किसी भी देश की मुद्रा का मूल्य? तो क्या कहोगे? सरकार के आदेश पर, विदेशी मुद्रा भंडार पर और सोने की कीमत पर और केंद्रीय बैंक द्वारा। तो केंद्रीय बैंक द्वारा वो सारी चीजें तय की जाती है, तो इसका सही जवाब हम क्या देंगे? केंद्रीय बैंक द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन है, मैं प्रीवियस ईयर इसका करवाऊंगा, जस्ट ही करवाऊंगा, इसके बाद तो आपको सारी चीजें उसमें समझ में आएगा। खैर अगला क्वेश्चन देखो, बैंकों के द्वारा जारी की गई चेक का उपयोग क्यों किया जाता है? बैंक चेक जारी करता है, पता ही है, तो भुगतान के लिए, ऋण के लिए और जमा करने के लिए, निवेश के लिए। तो भाई आपको एक चीज याद होगा ना, सिंपल सा है कि बैंक जो चेक देता उस चेक का काम हम मुख्य रूप से भुगतान के लिए करते हैं, पैसे निकालने के लिए करते, देने के लिए करते, किसी को दे दो भाई तुम भुगतान कर लो, याद रहेगा। ठीक है, भुगतान के लिए। अब अगला क्वेश्चन हमारे सामने कि बैंकों द्वारा की जाने वाली सबसे कम ब्याज दर क्या कहलाती है? भाई बताओ, सबसे कम ब्याज दर क्या कहलाती है? बैंकों द्वारा दी जाने वाली सबसे कम ब्याज दर क्या कहलाती है? तो उसको कहेंगे रेपो दर। क्या कहोगे? आधार दर नहीं, बचत दर नहीं, रेपो दर कहेंगे। ठीक, खैर अगला क्वेश्चन, ऋण देने का एक रूप क्या है जहां संपत्ति के गारंटी के रूप में रखा जाता? हाउसिंग लोन, बंधक ऋण, शिक्षा ऋण, कृषि ऋण। ऋण देने का एक रूप क्या है जहां संपत्ति को गारंटी के रूप पर रखा जाता है? इसको हम कहते हैं बंधक ऋण। मतलब आपको याद होगा, अपने गांव मोहल्ले समाज में भी देखे होंगे वैसे लोग जिनका साख साइड मतलब बेहतर ना हो, तो किसी व्यक्ति से लोन लेने, किस कर्ज लेने के लिए ब्याज पे ही वो अपने घर के जेवर जेवरात, जमीन के कागजात को उसके यहाँ बंधक रखता है कि ये संपत्ति मतलब मेरी आपके पास रहेगी और इसके बदले में आप मुझे पैसे दो और मैं इस पैसे को चुका दूंगा, फिर ये सामान ले लूंगा ब्याज दर पे। तो वैसी ऋण देने का एक रूप जहां संपत्ति को गारंटी के रूप में बैंक रखता है उसको बंधक ऋण कहते हैं। जैसे आप गोल्ड लोन ले सकते हो, जमीन पे लोन ले सकते हो, बहुत सारे प्रकार का लोन होता है, फिर इतना समझ लो जहां संपत्ति को गारंटी के रूप में देना पड़े उसको हम बंधक ऋण कहते हैं। ठीक है, क्लियर होगा यहां तक? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारत में स्व गठित समूह किस उद्देश्य के लिए गठित होता है? अब मेरी जान SHG लिख दिया हूं, SHG, इसमें कंफ्यूज होने का नहीं, एस से सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप। ठीक, ये क्या होता है? कृषि उत्पादन, स्वरोजगार को बढ़ावा देना, सरकारी योजना के तहत ऋण और शिक्षा प्रसार। तो स्वगठित समूह बोल रहा है तो भाई स्वरोजगार को बढ़ावा देने का काम करेगा, SHG याद रहेगा क्या? स्वरोजगार को बढ़ावा देना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आएगा, लिखा हुआ है कि गैर संस्थागत ऋण का एक नया उदाहरण है। याद करो वो पल अभी थोड़ी देर पहले वाले लम्हे जिसमें मैंने आपको बताया था कि भाई साहूकार जो ऋण देता वो कौन होता है? गैर संस्थागत। तो वही लिखा हुआ है कि गैर संस्थागत ऋण का एक उदाहरण है, क्या कहोगे? साहूकारी ऋण। बात मतलब ऐसे पढ़ो ना उसको समझ के कि उससे फिर रिलेट करके अगर दूसरे क्वेश्चन भी बनाए तो हम मतलब क्या कहते हैं ना, खटाखट उसका जवाब दे पाए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, नगद जमा कितना प्रतिशत बैंकों को रिजर्व रखना पड़ता है? नगद जमा का कितना, जितना जमा होता है उसका कितना उसको बैंकों को रिजर्व रखना पड़ता है? तो हम सीधा से यहाँ परसेंटेज में नहीं कह के बस कहेंगे भाई एक छोटा सा हिस्सा बैंक अपने पास रिजर्व रखता है। तो इसका सही जवाब होगा एक छोटा सा हिस्सा बैंक अपने पास क्या करता है? रिजर्व करके उसको रखता है। चलिए अगला 27 नंबर, बैंकों द्वारा ATM कार्ड
का मुख्य उद्देश्य क्या है? बैंक जो है एटीएम कार्ड जारी करता है, ठीक है, पता ही होगा। तो इस एटीएम कार्ड से हम लोग क्या करते हैं भाई? कहोगे एटीएम कार्ड से जाते हैं, फटाक से पैसे निकाल के आ जाते हैं। भाई एटीएम कार्ड, ठीक, उसको हम अपनी भाषा में कहते हैं ये हमारा डेबिट कार्ड भी है, जब पैसे रहोगे तभी उससे आप निकाल सकते हो। तो नगद निकासी, ऑप्शन नंबर कहोगे बी, नगद निकासी। अब कहोगे सिर्फ इससे पैसे नहीं निकालते, इससे आप किसी जगह पे मतलब क्या कहते हैं कैशलेस ट्रांजैक्शंस भी कर सकते हो, मतलब जाके वहां शॉपिंग, पॉस मशीन, ऑनलाइन कोई चीज शॉपिंग करना, ये सब एटीएम का काम होता है। एक क्रेडिट कार्ड होता है जिसको उधार कार्ड कहते हैं, उससे भी शॉपिंग कर सकते हो, उससे भी पैसे निकलते हैं, लेकिन वो काफी महंगा होता है उसका रेट, ठीक है, क्रेडिट कार्ड होता है वो। आइए, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। खैर आगे बढ़िए। किस प्रकार के ऋण में कोई संपत्ति की गारंटी की आवश्यकता नहीं होती है? मतलब किस प्रकार की, कौन ऐसा ऋण होगा जहां पे आपको कुछ भी देने की जरूरत, मतलब संपत्ति की नहीं, ब्यौरा देने की जरूरत होती है? ब्यौरा छोड़ो यार, बंधक रखने की कोई चीज जरूरत नहीं पड़ती है, कोई चीज गारंटी नहीं पड़ती है, उसको कहते हैं व्यक्तिगत ऋण। अंग्रेजी में कहो तो पर्सनल लोन कहेंगे। क्या कहेंगे? पर्सनल लोन, ठीक है। बंधक ऋण हो गया, शिक्षा ऋण हो गया, एजुकेशन लोन, कृषि एग्रीकल्चर लोन, होम लोन, बहुत सारे लोन होते हैं, कार लोन, बहुत। अब कितने लोन का नाम बताओ भाई? गोल्ड लोन, पहले इतना समझ लो, इसमें कोई गारंटी, मतलब कोई संपत्ति की गारंटी की आवश्यकता नहीं होती है, ये व्यक्तिगत ऋण होता है। आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रहा होगा और हमारे साथ जुड़ के अच्छा भी लग रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संपत्ति मुद्रा का रूप है? कागज का टुकड़ा, सोना, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड, सभी। आओ, अब तुम्हें मैं कह रहा कि निम्नलिखित में कौन सी संपत्ति मुद्रा का रूप है? कौन सी संपत्ति मुद्रा का रूप है? भाई आ जाओ, ये कागज का टुकड़ा, आप कहोगे कागज का कोई स्पेशल टुकड़ा या कोई कागज ले लेंगे, वो नहीं भाई, कागज का टुकड़ा यानी करेंसी, नोट, पैसे। सोना भी हमारा एक संपत्ति है। इलेक्ट्रॉनिक कार्ड जो एटीएम, डेबिट कार्ड, उसमें पैसे होते हैं और भी सारी चीज, ये तो इसमें हम कहेंगे भाई सभी सभी चीजें हमारी एक संपत्ति का आधार है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने, चलिए अगला क्वेश्चन लाऊं। केंद्रीय बैंक कौन सी नीति बनाता है? केंद्रीय बैंक कौन सी नीति बनाने का काम करता है? पहला राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, व्यापार नीति और शिक्षा नीति। तो आप इसका जवाब कहोगे सही जवाब कौन? भाई तो भाग रिया, हाँ, क्या कहोगे? मौद्रिक नीति बनाने का काम करता है। कौन नीति? मौद्रिक नीति बनाने का काम किसका होता है? तो केंद्रीय बैंक ये बनाता है। चलिए अब अगला आइए। ऋण लेना, ऋण मतलब कर्ज लेना, किस प्रकार लाभदायक हो सकता? बताओ भाई, कर्ज लेके कोई आदमी खाएगा तो वो लाभदायक होगा नहीं। कर्ज लेके कोई अय्यासी करे, कर्ज लेके कोई पैसे को उड़ाए, वो लाभदायक थोड़ी ना होगा। पूछता है ऋण लेना किस प्रकार लाभदायक। ये देखो ना, ये छोटी सी चीज है, आप अपनी समझ से भी ऐसे सवालों का जवाब दे सकते हो। संपत्ति खरीद के लिए, विलासिता मतलब भोगने के लिए, गलत कारणों से कर्ज चुकाने के लिए। आप कहोगे हम कर्जा ले लिए, हाँ कर्जा को चुकाएंगे, ये इससे कोई लाभदायक होगा हमारे लिए? नहीं, हमको जरूरत नहीं, ले लिए उसको चुकाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा हमको। संपत्ति अगर खरीदते हैं तो उससे हमें फायदा होगा। अब बताओ कि कोई कर्ज लेके जमीन खरीदेगा, उसकी रेट बढ़ेगी। कोई जमीन कर्ज लेके कोई गोल्ड खरीदता तो मे भी उसकी भी रेट बढ़ती रहती है, उतना नहीं जितना जमीन की बढ़ती है, पर बढ़ती है। और वो कभी खराब होने का चीज नहीं। पर आप कर्ज लेके गाड़ी खरीद लो, जो एक गाड़ी 1 लाख की होगी, पता चला वो गाड़ी बहुत कम समय, लेकिन वो भी जरूरी है। अब इसका मतलब ये नहीं कहते कि भाई गाड़ी खरीदना ही नहीं कर्ज, लेकिन वो भी गाड़ी ईएमआई पे लेते हैं। लेकिन यहाँ समझो संपत्ति खरीद के लिए हम लेंगे लोन, तो वो हमारे लिए फायदे की चीज होगी। लेकिन कभी कभी यहाँ हमें किसी जरूरत के लिए, शादी, विवाह, जमीन खरीदना, तो संपत्ति बनाना हो गया। बीमार पड़ गए, पैसे ना है, तो भी हमें कर्ज लेने पड़ते हैं, तो वो मजबूरन होते, वो हमारे लिए लाभदायक नहीं होते, पर हमें जिंदा रहने के लिए भाई वो कर्ज लेने पड़ते हैं। अपनी व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए उसे समय पर चुकाने भी पड़ते हैं। ये चीजें आपको ख्याल रहनी चाहिए। आगे बढ़िए। स्व सहायता समूह मुख्यतः किससे जुड़े होते हैं? आइए, अभी अभी मैंने बताया था SHG, इससे पहले भी ये चीजें इसमें आई थी और अभी भी यहां आ रही है। तो किससे जुड़े होते हैं? तो क्या कहोगे? लघु उद्योग माने छोटे उद्योग, और गरीब महिलाएं, वहां भी था, ऑप्शन सिर्फ चेंज था। गरीब लोगों, छोटे सूक्ष्म उद्योग या गरीब महिलाएं, इसके लिए SHG होते। बड़े उद्योगों के लिए सरकारी बैंक, व्यापारिक संगठन नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए
अगला, भारत में मुद्रा की आपूर्ति को कौन नियंत्रित करता है? बताओ इसका सही जवाब बताओ आप लोग। भारत में मुद्रा की आपूर्ति को कौन नियंत्रित करता है? तो क्या कहोगे बताओ। भारत में मुद्रा की आपूर्ति को भरण मतलब कंट्रोल करने का काम किसका है? तो कहोगे सर ये बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक का है। तो ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक, कहोगे हाँ सर समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। हाँ तो सेशन को लाइक कर देना, कमेंट करना और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी करना, ताकि हमारी भी वो क्या कहते हैं ना, जो अप्रिसिएशन है बनी रहे। आइए, ऋण का एक सामान्य कारण क्या हो सकता है? फसल खराब होना, व्यवसाय की असफलता, स्वास्थ्य समस्याएं और उपरोक्त सभी। हम कर्ज क्यों लेते हैं भाई? कोई भी आदमी कर्ज क्यों लेगा? तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हमने फसल लगाया, फसल बर्बाद हो गया, तो हमें जीने के लिए, खाने के लिए हमें कर्ज लेने की जरूरत पड़ती है। कहोगे हाँ ये भी होती है। व्यवसाय करे, उसमें फेल हो गए, हमें जीने के लिए, खर्च करने के लिए पैसे चाहिए, तो हमें फिर ऋण लेने का मजबूरी होती है, समस्याएं होती है, लेना पड़ता है। और स्वास्थ्य समस्याएं हैं, बीमार पड़ गए, पैसे नहीं, इलाज कराने उसके लिए भी। तो इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। इन सभी कारणों से हमें ऋण लेने की जरूरत पड़ती है। समझ में आया? हम मोबाइल लेते हैं, पैसा नहीं है, उसके भी ईएमआई करवा लेते हैं, लोन पे उपलब्ध करवा लेते हैं, वो भी हमारा एक क्या है, कारण। अब कहोगे संपत्ति खरीदने के लिए भी हो सकता, हाँ वो भी होता है, लेकिन यह पूछता सामान्य कारण, तो ये सारी सामान्य कारण है। अगर ऑप्शन होता संपत्ति खरीदने के लिए तो भी सही, वो भी जवाब सही होता। तो यहाँ इसके सभी उपरोक्त सही, ऊपर के जितने भी ऑप्शन है वो सही है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, नगद जमा पर ब्याज किसके आधार पर किया जाता है? तो बैंक की नीतियों पर, सरकारी आदेश पर, केंद्रीय बैंक के दिशा निर्देश पर, और केवल बचत खाते के लिए। कहता नगद जमा कौन है? नगद जमा किसके? तो केंद्रीय बैंक, जो हमें रिजर्व बैंक दिशा निर्देश देता है, उसी बैंक को फॉलो, उसी रूल्स को बैंक फॉलो करता है, और वही रूल्स हमें भी फॉलो करने पड़ते। तो सही जवाब इसका होगा केंद्रीय बैंक के दिशा निर्देश पे। आई होप कि ये भी चीजें आपको समझ में आई होगी। और अब जो अगला क्वेश्चन होगा वो अगला क्वेश्चन देखिए, मुद्रा के एक उदाहरण क्या है जो डिजिटल रूप में उपलब्ध हो? भाई कागजी नोट, सोने का सिक्का, क्रिप्टो करेंसी और चेक। कहता है मुद्रा का एक उदाहरण जो डिजिटल रूप में उपलब्ध हो, तो क्रिप्टो करेंसी जो डिजिटल रूप में क्या है, उपलब्ध है, क्रिप्टो करेंसी। आइए अगला, वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या कठिनाई होती है? भाई ये मेरे एक सिस्टम है, वस्तु विनिमय प्रणाली, जिससे हम एक समान वस्तुओं को देके लेके आदान प्रदान करेंगे। तो एक ही प्रकार की वस्तुओं का होना, उपयोगिता की समस्या, विनिमय का कठिन होना और ऋण का मिलना। आप इसमें सही जवाब अभी हमने पढ़ा था कि वस्तु का जो मतलब विनिमय प्रणाली में क्या कठिनाई होती है, तो विनिमय का कठिन होना, यही चीज मिलता ही नहीं, उपलब्ध हो ही नहीं, तो विनिमय लेन देन का समस्या जो होता है वो हमें हमारे साथ बनी रहती है। तो क्या कठिनाई होती, तो कहोगे विनिमय का कठिनाई होना। आइए अगला क्वेश्चन, कि बिना वो, ये अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, किसी वस्तु का एक निश्चित क्या है, मूल्य क्या कहलाता है? एक निश्चित मूल्य क्या कहलाता है? कोई वस्तु का निश्चित मूल्य, आप लोग दिमाग लगा के बता सकते हो, किसी वस्तु का निश्चित मूल्य क्या कहलाता है? तो कहोगे सर निश्चित मूल्य, क्रय मूल्य, स्वर्ण मूल्य, विनिमय मूल्य और बाजार। निश्चित मूल्य जो हमें बाजार में मिले, बाजारी, बाजारू कहते हैं, बाजारू, बाजार का मूल्य यानी बाजार मूल्य, हम उस चीज को कहेंगे। जवाब दे सकते हैं। ठीक, चलिए ये बातें भी आपको समझ में आई होगी। बैंकों के पास नगद भंडार रखने की अनिवार्यता को क्या कहते हैं? बैंकों के पास नगद भंडार रखने की अनिवार्यता को क्या कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कहते हैं नगद आरक्षित अनुपात यानी CRR। ठीक, ये भी याद रखने आपको, भंडार रखने की अनिवार्यता को क्या कहा जाता है? तो कहोगे नगद आरक्षित अनुपात CRR। ये 40 नंबर क्वेश्चन, हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन तक यहां पहुंच चुके हैं। किसी देश में आर्थिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए मुद्रा का क्या महत्व है? वस्तु विनिमय को बढ़ावा देना, आर्थिक विकास का सुगम बना, आर्थिक विकास को सुगम बनाना, धन का संचय करना, सिर्फ व्यापारिक उद्देश्यों के लिए, सिर्फ व्यापारिक उद्देश्यों के लिए। तो क्या कहोगे? आर्थिक विकास को सुगम बनाना। आर्थिक विकास भाई होगा ना, तभी तो हमारा देश में आर्थिक गतिविधि सुचारू रूप से चलेगा। उसका मुख्य काम
जो होगा वो आर्थिक विकास को सुगम, आसान, सही रास्ते पे चलाने का काम करना। ठीक, क्लियर है यहां तक? अब बढ़ते हैं अगला नंबर, जो 41 नंबर क्वेश्चन है वो। आइए, मुद्रा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? सबसे महत्वपूर्ण कार्य पूछ रहा है, मुद्रा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य तो भुगतान का माध्यम बनना। किसका? कोई चीज हम लिए, उसको भुगतान करना, उसको पे करना, ये इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक, कहोगे हाँ सर समझ में आ रहा है। चलिए आगे, स्वर्ण मानक के अंतर्गत मुद्रा का मूल्य किसके आधार पर होता है? स्वर्ण मानक के अंतर्गत मुद्रा का मूल्य किसके आधार पर होता है? चांदी के भंडार, स्वर्ण भंडार, सरकारी आदेश, बाजार के मूल्य। अब बताओ, स्वर्ण मानक के अंतर्गत, तो भाई स्वर्ण मानक बोलेगा तो सोने की भंडार की बात होगी, हम ऑप्शन कहेंगे सोने का भंडार। मैं एक बात बता दो, बहुत सारे बच्चे होते हैं ना भाई, पढ़ना लिखना नहीं चाहते, अभी एग्जाम का समय है भाई, अभी ना तुम अच्छे से मेहनत करो, ढंग से पढ़ो, किसी की इधर उधर की बातों में नहीं रहो। जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा ना, रिजल्ट देख के वो लोग सरप्राइज होने चाहिए। तुम मेहनत करो, बंद कमरे में पढ़ो, रात को पढ़ो, दिन में पढ़ो, जैसे पढ़ना होता वैसे पढ़ो। बस एक ही चीज होना चाहिए कि मेरे को ना बेहतर से बेहतर रिजल्ट लाने हैं। ड्रीम ना बहुत ऊंचा रखो, समझ रहे हो, बहुत ऊंचा। चलिए, तो ये सारी चीजें, और मोटिवेशन है ना आपके अंदर, आउटर मोटिवेशन कुछ नहीं करेगा, मैं तुम्हें मोटिवेट करूं। इनर मोटिवेट, जब इनर मोटिवेशन आ जाएगा ना, उस दिन समझना कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो। आउटर मोटिवेशन से मतलब नहीं होता है कि तुम्हें ये कह दिया, वो कह दिया, वो दे फलाना चिलाना ढिकाना, ऐसा कुछ नहीं होता। तुम्हारे अंदर इनर मोटिवेशन होना चाहिए, खुद आग लगनी चाहिए कि मुझे पढ़ना है, मेहनत करना है। अब मेहनत करना और मेहनत करके अच्छा करना, हमें दिखाना है, इस चीजों पे काम करो। खैर, मैं तो भाई समझाने का काम करूंगा, करना तुम्हें ही है, समझ रहे हो। अगर तुम्हारी दोस्ती ऊपर वाले से भी हो ना, खुदा से भी हो, भगवान से भी हो, तो तुम्हें ना कर्म खुद ही करने पड़ेंगे, कर्म अच्छे करने ही पड़ेंगे, तभी उसका फल तुम्हें मिलेगा। ऐसा नहीं कि दोस्ती है तो हम कुछ भी करें तो हमारा सब कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। कर्म तुम्हें खुद ही करने पड़ते हैं, ये तुम्हारा काम है पढ़ना, तभी अच्छा रिजल्ट लाओगे। समझ रहे हो? आई होप मैं जितना समझा रहा हूं तुम्हें समझ में आ रहा होगा। अब अगला क्वेश्चन हमारे सामने, ये सहकारी बैंक मुख्य रूप से किस प्रकार के ऋण प्रदान करते हैं? सहकारी बैंक मुख्य रूप से किस प्रकार के ऋण को प्रदान करने का काम करता है? सहकारी बैंक छोटे मोटे बैंक की बात करता है, कृषि और ग्रामीण ऋण, शहरी ऋण, विदेशी ऋण, बड़े उद्योग वाले ऋण। तो भाई छोटी मोटी बात है, खेती बाड़ी और ग्रामीण ऋण ये सहकारी बैंक देने का कार्य करती है। ठीक, समझ में आया? कहोगे हाँ सर समझ में आ रहा है। चलिए अगला, वर्तमान समय में सबसे आम गैर संस्थागत ऋणदाता कौन है? सहकारी बैंक, व्यापारी और साहूकार, राष्ट्रीय बैंक, स्वयं सहायता समूह। कहता है वर्तमान समय में, कौन समय में? अभी के वर्तमान समय में कौन है? तो सीधा सा सवाल होगा उसका, व्यापारी और साहूकार। व्यापारी और जो महाजन होते हैं वो एकदम गैर संस्थागत। अब कहोगे सर स्वयं सहायता समूह होता है, ये उतने बड़े पैमाने पर नहीं होता जितना ये है। समझ में आया? अब एक बात समझ लो कि अभी जो वर्तमान समय चल रहा है, आप देखो कि अधिकतर लोग, आप अपने समाज, अपने परिवार, अपने आस पड़ोस के लोगों को देखो, जो कर्जे लेके रखे वो किसी महाजन, साहूकार, बड़े व्यापारी से लेके रखे हैं। ठीक, ये सारी चीजें क्लियर है, होनी भी चाहिए। कहते हैं कि थोड़ी हिम्मत रख अपनी बात रख, थोड़ी हिम्मत रख अपनी बात रख, थोड़ी हिम्मत रख अपनी बात रख, कोई ना सुने तो भी ऊंची अपनी आवाज रख, कोई ना सुने तो भी ऊंची अपनी आवाज रख। ये खुदगर्जों की दुनिया है, या क्या है? खुदगर्जों की दुनिया है। यहाँ सबको अपनी परी है, तेरा कोई नहीं रखेगा, तो खुद अपना ख्याल रख, अपना ख्याल खुद रखो और मेहनत से पढ़ो, ईमानदारी से मेहनत करो। ठीक है, सफलता जरूर मिलेगी और एक समय के बाद जरूर मिलेगी। तो बस अब ये कोई किस्मत का रोना रोएगा कि हमारी किस्मत में ये नहीं था, भाई देखो किस्मत क्या है नहीं है मुझे भी ना पता है, पर एक असफल व्यक्ति जो होता है ना, जो सक्सेस अपनी जिंदगी में ना होता है, उससे सबसे आसान तरीका होता है उसको दिलासा दिलाने का कि तुम्हारे नसीब, तुम्हारे किस्मत में ये चीज नहीं रही है। ठीक है, सिंपल सा फंडा है ये। बाकी मेहनत जो करता है उसे मिलता है, और किसी कारण ना मिले, कहीं ना कहीं कोई असफलता, कोई कमी रह गई जिसके कारण वो सफलता होता, तो उसका हम किस्मत के ऊपर फोड़ देते ठिकरा कि तेरे किस्मत नसीब में ना रहा होगा, जिसके अच्छा दिलासा मिलता है। पर उस सब चीजों पे नहीं भाई, तुम मेहनत करो। ठीक, वो कहते हैं ना कि हाथों के वो, हाथ होता है ना, हाथ की लकीर, हाथ की लकीरों में किस्मत होती है। भाई किस्मत तो उसकी भी होती है जिसके हाथ कट जाते हैं, किसी कारण बस ना होते हैं। क्या उसकी किस्मत नहीं होती? उसकी लाइफ नहीं होती, उसकी भी होती है। तो ये सारी बातों को
अवॉइड करके अपने पढ़ाई की ओर हमें माइंड को ना मतलब सेंट्रलाइज करना, केंद्रित करके रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। भारत में मुद्रा का कानूनी रूप कौन निर्धारित करता है? भारत में मुद्रा का कानूनी रूप कौन निर्धारित करता है? भारत में मुद्रा का कानूनी रूप कौन निर्धारित करता है? तो ऑप्शन पर हो संसद। संसद से मुद्रा का कोई लेना देना नहीं है, भारतीय रिजर्व बैंक यही सारी चीजें करता है, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक, क्या कहोगे? भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आएगा, नजर गराए रखो। कहते हैं साख की उपलब्धता का मुख्य लाभ क्या है? ऋण का विस्तार, व्यवसाय का विकास, उच्च ब्याज दरें, संपत्ति का हस्तांतरण। साख मतलब अगर आपका व्यवहार, व्यवहार का मतलब ये नहीं कि मीठा मीठा बोलो बाबू सोना जादू टोना कर, वो भाई साख ये मीठा ये नहीं। साख का मतलब हुआ कि जिसका आप लेते हो 100 समय उसको वापस करते हो, तो ये साख कहलाता है। कहता है कि साख की उपलब्धता का मुख्य कारण क्या है? व्यवसाय का विकास। क्या? व्यवसाय का, कुछ भी हो जाए साख ना मरना चाहिए, साख खत्म नहीं होना चाहिए, व्यापारी कहते हैं। ठीक है, मेरा भी यही फंडा है। साख की उपलब्धता का अगर ये अच्छा है तो आपके व्यवसाय का विकास अच्छा होगा, आपको कभी भी किसी प्रकार की कोई समस्याओं का सामना ना करना पड़ेगा। ठीक, खैर ये सारी चीजें 46 तक हम पहुंच चुके हैं। 47 नंबर क्वेश्चन, ऋण पर ब्याज के अलावा अन्य कौन सी लागतें हो सकती है? भाई हम जब कर्ज लेने जाते हैं बैंक से, हो कोई चीज को ईएमआई कराने जाते हो, घर में वॉशिंग मशीन खरीदो, फ्रिज खरीदो, कोई भी चीज आप खरीदने जाते हो, तो ये जो हम लोन करवाते हैं तो उस पे ब्याज के अलावा, ब्याज तो होता ही है, उसके अलावा कौन कौन सी लागतें हो सकती है? कानूनी शुल्क, प्रलेखन शुल्क, सेवा शुल्क, उपरोक्त सभी। तो मेरी जान एक बात याद रखना, बैंक जो भी लोन दे या कोई भी बैंक दे, ये छोटा मोटा कोई भी चीज दे, वो चीज या फाइनेंसर दे, उसमें कानूनी शुल्क होता है, जिसको हम ऐसे कह सकते हैं भाई एप्लीकेशन का है, प्रोसेसिंग का है, जीएसटी है, ये है फलाना ठिकाना चिकाना, सारी चीजें जोड़ के आपको ज्यादा पहुंचा देगा, तो होगा उपरोक्त। उपरोक्त सभी, ये सभी प्रकार की शुल्कें होती है। आपको ब्याज देखागा कि 10,000 पे मात्र आपको 2,000 रुपया ब्याज लग रहा है, और उसके अलावा ये कहना कहते हैं कि 1800 जीएसटी है, तो इन्ना वो क्या कहते हैं उसको भाई, 1800 जीएसटी नहीं, मैं 180 रुपया जीएसटी है, तो एक और क्या कहते हैं कि प्रोसेसिंग फी है, तो एप्लीकेशन है, तो साइन इन करने का ढेर सारी चीजें आपको चिपका देगा और आपकी ईएमआई में जोड़ लेगा। आपको जरूरत रहती है इसीलिए 10 का 20 चुकाने को आप तैयार रहते हो। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, गैर संस्थागत ऋणदाताओं द्वारा उच्च ब्याज पर दर वसूलने का क्या कारण हो सकता? अधिक जोखिम, सरकारी नियंत्रण, सरल शर्तें, अधिक गारंटी। तो भाई इसका क्या कहोगे? ऋण पर भी जो क्या कहते हैं गैर संस्थागत, कौन है? गैर संस्थागत ऋणदाताओं द्वारा उच्च ब्याज पर दर वसूलने के क्या कारण हो सकता है? तो भाई अधिक रिस्क रहता, अधिक जोखिम रहता है कि हम अगले आदमी को पैसा दे रहे हैं। गैर संस्थागत की बात बोला, जैसे व्यापारी और साहूकार जो देते हैं, ये गैर संस्थागत ऋण देने का माध्यम हुआ, और इसके ब्याज दर काफी महंगे होते हैं, 4%, 5%, यहां तक कि 6% होते हैं, 3%, 2%। ये महीने के होते हैं, तो मंथली अगर बात करो, एनुअली बात करो, तो 12 दूना 24%। ये बहुत क्रिटिकल बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े लोगों को मिलता है। 3% पे, 4% पे, तो 12 चौक 48% साल का हुआ सालाना ब्याज दर। अगर वही अगर आपको बैंक से मिलता तो 11 से 12% होता है। समझ में आया? ये सारी चीज तो अधिक रिस्क होता है, इसलिए वो ज्यादा मतलब ब्याज दर उसके होते। चेक किस प्रकार की मुद्रा का उदाहरण है? इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा, कागजी मुद्रा, नगद, और क्या है बताइए? कहोगे सर चेक किस प्रकार का? तो ये बैंकिंग मुद्रा है। कौन मुद्रा है? बैंकिंग, बैंक का एक प्रकार है। आइए आगे, केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करना, मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करना, राजकोषीय घाटा को बढ़ाना, और सरकारी खर्चों को प्रबंधित करना, और कर नीति बनाना। कौन नीति बनाना? कहता मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करने का काम केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य होता है। आई होप कि ये 50 क्वेश्चंस इसके आपको बड़ी आसानी से समझ में आया होगा। मैं ऐसी उम्मीद ही नहीं, मुझे यकीन भी है कि आप लोग मेहनत करते हो, अच्छे से पढ़ते हो। मेहनत से पढ़ो, आगे मैं जल्द ही ये पूरे इकोनॉमिक्स को खत्म करके ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सारी चीजों पे करने वाला हूं। ऑब्जेक्टिव सीरीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मतलब प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चंस हैं मैं उसको तैयार करवा रहा हूं आपको बारी बारी से। मैथ, साइंस, एसएसटी, ये सारी चीजों को हिंदी इंग्लिश सबका मैं प्रोवाइड कराऊंगा। आप हमारे साथ बने रहे। जब तक के लिए बाय बाय।
टेक केयर, मेहनत से पढ़ो लिखो।